आप सामने जो मॉडल पेपर देख पा रहे हैं, इस मॉडल पेपर के गणित के मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं गणित के मॉडल सेट 3 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा, और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। तो चलिए चलते हैं मॉडल सेट 3 की तरफ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मॉडल सेट 3 है, और पिछले वीडियो में जो है यानी कि मॉडल सेट 2 वाला जो हम सॉल्यूशन दिए थे 100 ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें जो है कुछ वीडियो ट्रिम हो गया था, मतलब वीडियो जो है थोड़ा देर ट्रिम हो गया था, तो कुछ क्वेश्चन उसमें कट गया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये 4 प्रश्न जो है उसमें कट गए थे। तो आइए इन चारों प्रश्नों को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मॉडल सेट 3 की तरफ। क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न में, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो आप जानते हैं कि भाजक जो होता है उससे भाग दिया जाता है, और जो भाज्य होता है उसमें भाग दिया जाता है ना। भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, और भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाज्य। और जो भागफल आता है ना, उसको Q से डिनोट करते हैं। तो इधर जो है मतलब जो भाग देने के बाद भाजक से भाज्य में जो आता है इधर, वो क्या होता है, भागफल होता है। और जो नीचे कैलकुलेशन करने के बाद शेष बचता है उसे r से डिनोट किया जाता है, वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि a b है ना, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस r में r के लिए कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसमें r का क्या कंडीशन होगा। तो आपको ये पता है कि जब भी आप किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हो, तो जो शेष बचता है हमेशा जिससे आप भाग दिए होते हो उससे वो छोटा होता है ना। जिससे आप क्या कर रहे होते हैं, भाग देते हैं, है ना। तो भाग यहाँ हम किससे दे रहे हैं, b से दे रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ शेष बचेगा वो तो कन्फर्म है कि ये b से क्या होगा, छोटा होगा। तो पहला कंडीशन ये बना। और ये r जो है या तो 0 हो सकता है ना, ये शेष जो बचता है ये तो 0 हो सकता है, या तो फिर 0 से बराबर होगा, है ना, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन बनता है, ये जो r है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जिसमें भी बन रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं इसमें हम। चलिए 11 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय है। तो आप इसको सीधा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 बटे क्या है, 5√2, 5 से 5 कैंसिल, 1/√2 आ गया। तो सीधा ये जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, एक परिमेय संख्या। ठीक, ये इसी प्रकार से इसको जब हल कीजिएगा तो 40/12, तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि क्या है, परिमेय संख्या है। और 196 है, जब इसका आप रूट निकालते हैं तो 14 के बराबर आ जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। यहाँ शायद लिखने में कुछ मिस्टेक किया है, इंटू या प्लस समझ में नहीं रहा है। तो इस टाइप के यदि प्रश्न में आपको किसी भी तरह से, जैसे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाए और लगे कि कन्फ्यूजन है प्रश्न में, क्लियर नहीं प्रश्न समझ में आ रहा है, तो आप उस प्रश्न को स्किप कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी स्थिति में यदि आपका गलत आंसर हो जाएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को स्किप कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ हम निकाल देते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण में शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, है ना, बटे x² का गुणांक, यानी c बटे a होता है। तो c इसमें क्या है, 4 है, और a क्या है, 1 है, यानी अचर पद 4 है और x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो यानी कि 4 आ जाएगा वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। और शायद आपका बुक में आंसर c दे रखा है, यानी कि 2 दे रखा है, तो जो कि गलत होना चाहिए। चलिए 13 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में जो है शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि -b बटे a होता है। तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, 4 है, तो आगे माइनस लगा हुआ तो -4 हो जाएगा, और a के स्थान पे नहीं x² का गुणांक क्या है, 3 दिख रहा है ना, तो बटे में 3, यानी -4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। तो यही 4 प्रश्न 10, 11 और 12, 13, ये दोनों चारों प्रश्न जो है क्या हो गया था, स्किप हो गया था, जिसे हम बता दिए हैं। तो चलिए अब अगले मॉडल सेट में चलते हैं। मॉडल सेट 3 में, मॉडल सेट 3 आप देख पा रहे हैं सामने। इसमें पहला प्रश्न आपका है, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो आप सभी छात्रों को पता होगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0, 0।
ए बी सी का माध्य है, तो माध्य बराबर क्या होता है, दिए गए सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण जो है हमारा क्या क्या दिया गया है, ए बी और सी है, तो इनका योग निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 है, तो बटे में 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, साइन 30 का मान है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, इसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, 4, 0, 3, 2, 3, ये जो दिया गया है आंकड़ा, इसका बहुलक पूछ रहा था। इसमें सबसे अधिकतम बार कौन सा संख्या आया है, 3 आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक्स अक्ष पर बाय नियामक का मान होता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, और जो वर्टिकल लाइन है वो बाय एक्सिस है। तो एक्स अक्ष पे पूछ रहा है, एक्स अक्ष पे बाय नियामक, तो बाय नियामक यहाँ कट कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या ये मूल बिंदु है, तो यहाँ बाय एक्स दोनों 0 होता है, तो बाय का सिर्फ पूछा जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 5 का सही आंसर हो जाएगा। 6ठे प्रश्न में कहता है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल कहलाते हैं। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, वो बहुलक वर्ग कहलाता है, आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 6ठे का। 7वें प्रश्न देखते हैं, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र जो है क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है, वर्ग अंतराल 8 और से 12 है ना, 8 से 12 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, मतलब 8 + 12 बटे में 2, यानी 20/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न को देखते हैं, -3 और -2 किस पाद में है। तो यहाँ आपका भुज और कोटि दोनों क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि जब दोनों ऋणात्मक होता है, एक्स नियामक भी और वाई नियामक भी, तो वो तृतीय चतुर्थांश में जाता है। 9 का सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं, tan 64 डिग्री है और बटे में cot 26 डिग्री है। तो यहाँ पे यदि आप इसका वैल्यू लिखें तो tan 64 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बता दें, tan 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू आपका tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो जो कि cot थीटा के बराबर होगा, तो cot 26 ऊपर में आ जाएगा, इसका नीचे भी क्या है, cot 26 है। तो आप इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, कट करके 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो गोले के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोला का क्या होता है, 4πr²। तो अर्धगोला का पूछ रहा है, तो पहले इसका हम आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2πr² आएगा। ये नहीं आपको लिखना, ये अर्धगोला है, ठीक है, तो ये गोला देख रहे हैं, ठीक है, जब इसका आधा किए तो ये अर्धगोला बचा, है ना, तो इस इतने आधे भाग का ही क्या है, इसके जो वक्र है, ये वक्र का निकलेगा 2πr², और इसका एक भाग और है, ठीक है, ये जो है आपका वृत्ताकार भाग बचेगा, ये है ना, तो इसका भी क्षेत्रफल आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें πr² आप कर दीजिएगा, तो 2πr², अब πr² क्या हो जाएगा, 3πr², यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा। यह सूत्र याद है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न कहता है, एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीक है। तो पिछला सेट में भी ये प्रश्न था, तो मौसन निकालने की एक तकनीक है, ये पता है आपको। चलिए 13 नंबर प्रश्न में कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज यानी कि किसी वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है ना, उसके चारों शीर्ष यदि क्या कर रहे हैं, वृत्त के परिधि को छू रहे हैं, तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल होता है। तो सम्मुख कोण जो है इसके क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न में कहता है, किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी दिए गए बिंदु से, मतलब कोई एक बिंदु दिया गया है वृत्त पे, वृत्त के बाहर, ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु दी गई है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम 2 खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोनों सेटों में था, पहले में भी और दूसरे में भी। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1, मतलब जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता सबसे अधिकतम होती है, यानी कि 1 होती है। -1 तो होता नहीं है, 2 भी नहीं होता है, और 0 होता है, लेकिन ये सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक घात वाला समीकरण कहलाता है। तो एक घात वाला जो समीकरण होता है वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न में है, sin 90 माइनस थीटा और बटे cos 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो cos थीटा बटे sin थीटा को क्या कहा जाता है, cot थीटा। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 17 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के
बराबर होता है। तो इसमें आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जल्दी में शायद गलत प्रिंट कर दिया है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर, यहाँ तो योगफल आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग, है ना, अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के, है ना, वर्ग के बराबर होता, तो मतलब योगफल के बराबर होता है। यानी जब समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो कर्ण का जो वर्ग होता है, यदि हम इसको सी ले लें, ये ए ले लें, ये बी ले लें, तो इसमें जो कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्ग के होता है, यहाँ लिखा है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट में गलती किया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। बगल के चित्र में D जो है BC के समानांतर है, तो x का मान है। D यहाँ पे क्या है, BC के समानांतर है। यहाँ DE जो है ये BC के समानांतर है। तो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा है कि जब कोई रेखा जो है किसी त्रिभुज में, है ना, उसकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची गई हो और तीसरी भुजा को क्या हो, तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AD और DB का अनुपात जो है AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से x/4 और बराबर में 4/x कहा जा सकता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा, x का वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि, तो x स्क्वायर बराबर 4 चौके 16, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो √16 यानी +-4 लिखा जा सकता है। चूँकि ये दूरी है तो ये वैल्यू आपका प्लस में ही आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं ज़रा। तो इसमें आपका +-4 दिया गया है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए इसको क्या, सिर्फ 4 लिखना चाहिए, क्योंकि दूरी है तो ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन के अनुसार आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि कन्फ्यूजन लगे तो आप इस टाइप के प्रश्न को छोड़ सकते हैं, है ना। तो आपके लिए एग्जाम जो है बेहतर जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। मूल बिंदु से 8,15 की दूरी पूछ रहा था। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बच्चों, 0 0, है ना। और इसकी जो दूरी है 8 और 15 से निकालना है। तो x1 - x2 यानी कि 0 - 8 यानी -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, और प्लस y1 - y2 यानी कि 0 - 15 यानी 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, ये अंडर रूट में रहेगा। तो 64 और 225 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 289 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट में, तो 289 किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 17। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 20 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रायिकता, मतलब रेशमा जब जीतती है तो उसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जो है 0.95 है, 0.95 है। तो सुचिता के जीतने की प्रायिकता होगी। तो जब भी आपको किसी घटना की प्रायिकता दे रही है और दूसरी घटना की प्रायिकता पूछी जा रही हो, तो आप उस घटना, जो नई घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो उस घटना की प्रायिकता निकालने के लिए आप उस प्रायिकता जो पहले दे रखी है उसको एक में क्या करें, घटा दें। तो आपका यहाँ घटाने के बाद क्या आ जाएगा, वैल्यू 0.05, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मस होगा। तो ये पिछले सेट में भी प्रश्न था। तो 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मस या कितने भी अभाज्य संख्याओं का मस निकालेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो 125 का वर्ग निकालें तो क्या वर्ग निकाल पाएंगे हम। इसमें 125 और अंडर रूट हो 49 ही नीचे में, है ना। तो 125 का वर्ग नहीं निकाला जा सकता। यदि 25 रहता जिसका निकाला जा सकता था, है ना। 49 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये ऊपर में नहीं थी, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी तरह से √7 भी क्या है, आपका एक अपरिमेय है। √117 का भी वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, मतलब वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय है। और ये आपको पता ही है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इसमें आपका चारों अपरिमेय हो रहा है ना, लेकिन आपका आंसर जो है ए दे रखा है 23 का ए। तो ए इसी कंडीशन पे होगा जब आपका ये 125 ना हो, क्या हो, 25 हो, है ना। तब जो है आपका ये एक परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह के डाउटफुल प्रश्न को आप क्या करें, स्किप कर दें तो बेहतर रहेगा। ठीक ना। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। युग्म समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण युग्म के हलों की संख्या होगी। तो जब 2
आपका समीकरण युग्म दे रखा है ना, उसमें पूछा जा रहा है, कंडीशन भी दिया गया है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या शर्त बनता है कि ये दोनों समीकरण का जो है एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर कहता है किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कहता है b² - 4ac को कहते हैं, तो विवेचक भी कहा जाता है और विविक्तकर भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर आपका, ना कि जल्दी जल्दी में आप विवेचक या विविक्तकर कोई एक मार के चलाएं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न में कहता है किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो 3 बिंदु होंगे, तो इसके बारे में हम आपको बताए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का भी एक पहले वीडियो बनाए हैं, है ना, तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो वह तीनों बिंदु जो है त्रिभुज का, है ना, जिसे A B C दिया गया है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ रहा है तो ये इस प्रकार का त्रिभुज नहीं, आपका ये क्या होगा, संरेखी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में है √1 - sin² थीटा बटे √ बटे में है 1 - cos² थीटा, तो 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा के बराबर, ये तो पता है, और 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा के बराबर, ये √ में है तो बाहर निकालेंगे तो cos थीटा और बटे में क्या आ जाएगा sin थीटा, और cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहता है 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा, तो आपको ये पता है कि sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है ना, sec² थीटा - tan² थीटा बराबर एक होता है, तो जल्दी जल्दी में आप एक ना मार के चले जाएं, क्योंकि यहाँ आगे दोनों में 9 गुना है, तो आप यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, ये दोनों अंदर में रहेगा, तो 9 × 1 यानी आंसर जो है आपका क्या आने वाला है 29 का बी, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विवेचक होगा, तो विवेचक वाला सूत्र क्या होता है b² - 4ac, यही होता है ना, तो यहाँ b क्या है -4 है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। 4ac है तो 4 और a क्या है 2 है ना, तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और c क्या है 3 है, तो 8 × 3 8 क्या आ जाएगा 24, अब 16 में से -24 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -8, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका सही आंसर 23 का सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या मान होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल, इसके पिछले सेट में भी इस टाइप का प्रश्न था, है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग का जो है सूत्र क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि -b/a होता है, तो यहाँ b क्या है -2 है, यहाँ -b है, तो -2 आगे माइनस लगेगा तो +2 हो जाएगा, और a के स्थान पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 2/1 यानी कि वैल्यू 2 के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका 2, तो आंसर सही जो है 31 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो यनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा, तो प्रथम पद दिया गया सार्वंतर दिया गया, तो एपी के nवें पद निकालने का सूत्र क्या होता है a + n - 1 × डी, यही होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 4 और अनुपात 9 दे रखा है ना, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात तो हम आपको बताए थे न कि आप जल्दी जल्दी में क्या करिए, आपका भुजा का अनुपात दे गया है ना, तो उलट करके ये आंसर ना मार के चले जाए। तो आपको हम एक थ्योरम बताए थे, ये इस टाइप का प्रश्न पिछले सेटों में भी था। क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, है ना, दो त्रिभुज क्या है समरूप है, तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, है ना। जो इन दोनों का क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा का अनुपात कितना दे रखा है 4:9, यानी 4/9 लिख सकते हैं। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 4 × 16 / 9 = 81, 16:81 आएगा। तो आपका किसी भी ऑप्शन में 16:81 नहीं है, यहाँ 81:16 दे रखा है, तो आप जल्दी जल्दी में यहाँ गलत लिख रहा है, तो ये ना मार के चले जाएं। आप में
प्रश्न में आपको यहाँ जो है ऑप्शन में आपका यहाँ 81 लिखा होना चाहिए, गलती से शायद एक प्रिंट नहीं किया है आपका, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का अधिक किसी भी प्रश्न में आपको बोर्ड में जब एग्जाम देने बैठे हो तो डाउट हो तो इस तरह के प्रश्नों को आप स्किप कर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि P 8 है, यहाँ आप देख पा रहे हैं एक वृत्त हमने खींच लिया, किसी बाह्य बिंदु हम P ले लिए है ना, से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया, ये A ये B खींचा गया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है PA बराबर 8 दे रखा है, PA बराबर 8 दे रखा है, तो PB की लंबाई पूछी जा रही है। तब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बैठ जाइएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी वृत्त पे है ना, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और एक ही बिंदु से यदि दो स्पर्श रेखा खींचा गया है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। मतलब ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर बराबर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan को इधर लेके चले आएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा और बच गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहता है एक सिक्का उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। तो चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है इसमें। तो आपको पता है कि एक सिक्का के जो है कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 2। ठीक है, जब एक सिक्का हम उछाल रहे हैं तो उसके कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 2, एक हेड और एक टेल है ना। तो यहाँ आपको हेड आने की प्रायिकता पूछ रही है, तो कुल परिणाम 2 है और कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हेड क्या है, चित जो है एक ही होगा है ना। तो 1/2 आपका प्रायिकता इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 1/2, ऑप्शन नंबर सी जो है 36 का सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछ रहा है बिंदु -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी सूत्र से आइए इसको निकाल लेते हैं। -1 और ये -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि x1 - x2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 3 - 7 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ना कि आप यहाँ समझ लें कि ये प्लस है यहाँ माइनस। ठीक है, इस तरह से कर दें तो अंडर रूट में होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, +5 और -1 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है ना। और उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 7 यानी कि -4 का स्क्वायर, यहाँ भी 16 अंडर रूट में बराबर क्या आ जाएगा, √32। अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। 4 चुके 16, 16 दूनी 32। समझ रहे हैं किस तरह से लिखें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 37 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कहता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ये तो पता है आपको। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक रैखिक समीकरण युग्म का जब भी कोई हल होगा, या एक हल हो या एक से अधिक हल हो है ना, तो उस कंडीशन में जो है आपका समीकरण युग्म संगत या अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत या अविरोधी कहलाता है। और जब उसका कोई भी हल नहीं हो, मतलब उसका हल न निकल रहा हो, हल उसका संभव नहीं हो रैखिक समीकरण का, तो वो जो है क्या कहलाता है, विरोधी समीकरण कहलाता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपका जो है इसमें आंसर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, विरोधी डाल दिया है। ठीक है, तो 39 का ए जो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसमें होगा। समझ रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न में कहता है किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। तो किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। तो एक वृत्त खींच लेते हैं, ये हमने एक वृत्त खींच लिया और पूछा जा रहा है इसके छोरों पर खींची गई है ना। तो किसी भी छोर पर इधर खींच लें या इधर खींच लें है ना, छोर पे, तो या तो ये प्रतिच्छेदी हो सकता है या समानांतर हो सकता है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा, दोनों होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पे वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी यदि यहाँ पे आपका क्या रहता है, वृत्त के व्यास के छोरों पे है ना, वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं तो वो समानांतर हो जाती। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब इधर भी थोड़ा सा हल्का भी खींचा जा सकता है, इधर भी खींचा जा सकता है। दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकती है और समानांतर भी कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है इसमें आंसर क्या दे रखा है, समानांतर दे रखा है, जो कि गलत होगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। दी गई चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो जब हम किसी चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, जैसे कुछ चर मान ले लेते हैं 5, 3, 2, 8 है ना, इस तरह से ले लिए, 6 ले लिए, ठीक ना। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अवरोही नहीं आरोही क्रम में सजाते हैं, 2, 3, 5, 6 और 8।
ठीक है। तो इसमें जो आपका बीच वाला मान है यही पूछा जा रहा है कि क्या कहलाता है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं किसी भी बीच का पद का। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्या निकलता है, माध्यक निकलता है, यानी 41 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, समान होगी। अभी बताया आपको, है ना। 42 का बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई 24 है, एनएच कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या यानी आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई में वैल्यू है तो पाई का वैल्यू हमें यहाँ नहीं भरना है। आर स्क्वायर यानी आर 6 है तो 6 का स्क्वायर यहाँ 36 लिख सकते हैं, और एच यानी ऊंचाई कितना है 24 है तो 24 भर दें। तो 3 से कितना हो जाएगा 12 3 36 वर्षों के 48 और 12 दूनी 24 को गुना कर दीजिए तो 8 8 2 यानी 288 यहाँ पाई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 288 पाई, है ना। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, cos पाई वाई 3 का मान होगा। तो cos पाई वाई 3 का मान पूछ रहा है, यानी कि 180/3 क्या हो जाएगा 60, यानी cos 60 का मान क्या होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। 45 नंबर प्रश्न में कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण होता है, ये भी आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, आइए 46 नंबर प्रश्न में कहता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। तो वृत्त के केंद्र, यहाँ आप देख पा रहे हैं हम एक जीवा खींच लिए, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 46 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है बिंदुओं x1/1 और x2/2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कहता है cos a = 4/5, तो tan a का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो cos a में ये 4/5 दे रखा है, तो cos a होता है आधार और बटे में कर्ण होता है, ये पता है। तो कर्ण आधार हमें मालूम है, कर्ण 5 है, आधार क्या है 4 है। तो हम यहाँ से यदि लंब निकालें तो क्या निकल जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 4 का स्क्वायर घटा देंगे तो 25 में से 4 चौके 16 घटेगा तो 9, और उसका रूट निकालेंगे तो 3, यानी कि लंब हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 3। तो tan a पूछा जा रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब क्या निकल के आया 3, आधार कितना है 4 है, तो 3/4 यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका सही आंसर जो है 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 49 प्रश्न देखते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर है। तो पिछला सेट में जो है इस टाइप के प्रश्न भरे हुए थे, है ना, जिसमें आपको बताए थे कि दो संख्या गुणनफल जो है लसा गुना मसा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ग अंतराल 6 से 18 का परिसर है। तो वर्ग अंतराल का परिसर पूछा जा रहा है, तो परिसर बराबर क्या होता है उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, मतलब 18 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है 51 नंबर, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 26, 25, 27, 24 दे रखा है। तो ये प्रश्न जो हम पहले सेट में हल किए थे, जिसमें आपका पहले सेट में आंसर दे रखा था 24, है ना, लेकिन हम हल किए थे तो क्या आ गया था हमारा 25 आया था। तो यदि आप इस प्रश्न को देखना चाहते हैं तो पहले सेट में जाके देखिए। चलिए हल कर देते हैं। पहला सेट जो यहाँ जो है आपका a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि विषम संख्या पूछा जा रहा है तो स्टार्ट होगा 1, फिर 3, फिर 5, इस तरह से जाएगा कहाँ तक 49 तक जाएगा, क्योंकि 0 से 50 के बीच पूछ रहा है। तो 50 आपका सम संख्या है, लेकिन 49 क्या है विषम संख्या है। तो लास्ट पद यानी tn बराबर क्या दे रखा है आपका 49 दे रखा है ना। a क्या है 1 है, और d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, 5 - 3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो tn बराबर 49 है, यानी a + n - 1 इंटू d बराबर क्या है 49। तो a क्या है 1 + n - 1, n हमें नहीं पता है, d क्या है 2 बराबर 49। अब यहाँ से 1 इधर घट जाएगा तो n - 1 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 49 में घट जाएगा तो 48, ये कट जाएगा 24 दूनी 48। n बराबर 1 इधर माइनस में इधर आकर के जुट जाएगा तो 24 1 25 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका इस सेट में जो है आपका इसका आंसर सही दे रखा है, यानी कि 25 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको ये पता है कि कोई भी जो घटना है वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है ना, या 0 के बराबर होता है। कोई भी घटना जो है 0 से
जीरो के बराबर हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता, है ना, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, या तो फिर क्या होगा, ये एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। तो ये कंडीशन बनता है। तो किसमें ऐसा कंडीशन बन रहा है, तो P जो है यहाँ क्या कर रहा है, एक से छोटा होगा, है ना। P जो है प्रायिकता जो है P जो है एक क्या होगा, एक से छोटा यहाँ बताया जा रहा है। वहाँ क्या है, P ई किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित प्रायिकता, ई जो है यहाँ पे क्या है, जीरो से छोटा है। तो जीरो से छोटा ये संभव नहीं है। प्रायिकता जो है ई, ये क्या होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता ये क्या है, एक माइनस एक है ना। किसी भी घटना की प्रायिकता है माइनस एक देख रखा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये जो है किसी घटना की प्रायिकता एक के बराबर दे रखा है, और यहाँ जो है किसी घटना की प्रायिकता एक से कम दे रखा है ना, एक से कम। तो यहाँ आपको इस ऑप्शन को लेके चलना पड़ेगा। 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से छोटा जो है आपका -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये ऋणात्मक संख्या है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर ना होगा। ना कि आप ये समझ लें कि एक से छोटा, है ना, लेकिन एक से छोटा लेकिन जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये संतुष्ट नहीं करता, लेकिन ये आपका संतुष्ट करता है इस प्रश्न के। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न में कहता है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो इसका आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, अभी एक पीछे प्रश्न के हल किए थे, 1/3 पायर स्क्वायर h, 1/3 पायर स्क्वायर h, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न में कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ये पिछला सेट में भी प्रश्न था, और पिछला सेट में भी आंसर गलत था, और शायद इस सेट में भी आपका आंसर गलत है दिया हुआ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 54 का जो है आपका आंसर शायद डी दे रखा है, जो कि गलत है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है ना। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ खींच लेते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है ना। ये स्पर्श रेखा है जिसमें PA की लंबाई 4 दे रखा है, PA की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखा, तो PB की लंबाई भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर में कहता है बिंदुओं जो दिया गया है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक x1 + x2/2 यानी 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6, 6/2 बराबर 3 आ जाएगा। उसी तरह से y1 + y2 यानी -4 + -2, है ना। तो -4 - 2 क्या हो जाएगा, -6 6/2 यानी कि -3, तो 3, -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका सही आंसर जो है 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 57 प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होंगे। शून्यक आपको पूछा जा रहा है, तो x² - 2 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू आप 0 के बराबर कर दें, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2, क्योंकि 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो √2 आ जाएगा, या लिख सकते हैं प्लस माइनस √2, तो प्लस में 2 और माइनस में भी √2। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका सही आंसर। इसमें दोनों माइनस है, ना कि जल्दी जल्दी में आप ये मार दें, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइन 18 डिग्री / cos 72 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 - 72 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटे में क्या है, cos 72 डिग्री, तो इसको जब हल करेंगे तो cos 72 डिग्री आ जाएगा, है ना, और नीचे cos 72 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न में कहता है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो इसमें सबसे अधिकतम मान को न्यूनतम मान में घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो अधिकतम मान क्या है, 30 है, और न्यूनतम मान क्या है, 9 है। तो 30 घटाओ 9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 21, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में कहता है यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c के मूल बराबर 0 के मूल क्या है, समान है ना, मूल क्या है, समान है, तो इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये bx² दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ विविक्तकर का शायद दिया गया है, तो विविक्तकर बराबर यानी d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो यदि इस समीकरण को हम देखें तो इसमें b क्या है, ना कि आप जल्दी जल्दी में ये मार के चले जाएं, ध्यान से देखिए इस समीकरण को, b है आगे में दिया हुआ। यदि ax² + bx + c रहता तो आपका ये हो जाता, है ना, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, आगे में b दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ से विविक्तर निकालेंगे तो b² - 4ac, तो b के स्थान पे क्या है, a है, तो यहाँ a² हो जाएगा, -4ac है, तो 4 तो लिखा जाएगा, a के स्थान पे क्या है, b है, तो b हो जाएगा, c के स्थान पे c है, तो 4bc, मतलब a² - 4bc। और चूंकि क्या कह रहा है, मूल समान है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा,
है ना, मूल समान होता है तो आपका विविधकर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यानी a स्क्वायर माइनस 4bc जो आया है विविधकर निकालने के बाद वो क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो 60 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, है ना, बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, मतलब जिस बहुपद में आपका द्विघात न हो, है ना, तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतम घात 2 यदि न हो, है ना, तो एक ही बचेगा, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ना कि त्रिघात आप कहते हैं, ना कि द्विघात कहते हैं। यदि त्रिघात है किसी बहुपद में, है ना, किसी बहुपद का घात जो है क्या है, 3 है, यदि x3 है तो इसमें स्वाभाविक है कि x2 भी आएगा, चाहे ये 0 के साथ गुना क्यों न रहे, है ना। तो जब द्विघात नहीं है तो एक घात होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं, तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक ना, चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है ना, आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं, याद रखिएगा आप। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है जो आपका मिल रहा है, त्रिघात बहुपद का पूछा जा रहा है, ये द्विघात का है ना, ये त्रिघात का है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऑप्शन नंबर बी जो है 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में कहता है घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो जिस बहुपद में घात क्या होता है, अधिकतम 2 होता है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न में कहता है घात 3 के बहुपद को कहते हैं, तो घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 65 का सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 66 का, घात 4 के बहुपद को कहते हैं, तो घात 4 के बहुपद को क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद, है ना। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं भी है, तो इन्हीं ऑप्शन नंबर डी जो है 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कहता है घात शून्य वाला बहुपद कहलाता है, तो जिस बहुपद का घात क्या हो, शून्य हो, वो अचर बहुपद कहलाता है, न कि आप मार दे शून्य बहुपद। ठीक है, अचर जैसे कि हम एक संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें x का घात कुछ नहीं तो क्या है, 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 तो वो 1 के बराबर है, तो 5 गुने 1 वैल्यू है ना, यानी कि ये जो है क्या कहलाएगा आपका अचर बहुपद कहलाएगा, घात शून्य वाला बहुपद अचर बहुपद। अब यहाँ जो है p ऑफ x बराबर क्या दे रखा है, 0, तो ये आपका शून्य बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो x का घात कुछ भी रहे, है ना, लेकिन इसका गुणांक क्या है, 0। तो जिस बहुपद का गुणांक क्या हो, सभी घातों का गुणांक क्या हो, चर में जो सभी गुणांक, चर का सभी गुणांक जो है क्या शून्य हो, वो शून्य बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 68 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। तो आप यहाँ देखें कि बहुपद कैसे पहचानना है आपको, जब भी किसी भी चर का घात जो है क्या हो, न तो ऋणात्मक हो, है ना, न तो ऋणात्मक हो और न ही क्या हो बटा में हो, ठीक ना, न ही ऋणात्मक हो और न ही भिन्न हो, यानी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका चर का घात पूर्णांक होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, वो भी कैसा पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो बहुपद हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसमें x का घात धनात्मक है, यहाँ ये x जो है रूट से बाहर है, तो ये भी क्या है, पूर्णांक है एक, है ना, और धनात्मक है साथ में, तो ये आपका एक बहुपद होगा। तो यहाँ 2/3 x है, ये भी क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी आपका बहुपद होगा। x का घात यहाँ 3 है ना, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी आपका बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 1/x का घात x और +1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1, चूंकि 1/में है तो -1 घात में चला जाएगा। ठीक है, 1/में करके लिखा जाता है यदि घात किसी संख्या पर ऋणात्मक हो तो, है ना। तो बराबर में यहाँ x का घात -1 और प्लस में 1 का घात -1, ऐसा लिखा जा सकता है अलग अलग, है ना। तो ये चीज़ जो है आपका क्या हो गया, ये x में ऋणात्मक घात आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मतलब कि डी जो है आपका बहुपद नहीं है, 69 का डी आपका सही आंसर हो गया। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ठीक उसी तरह से देखना है, तो ये बहुपद हो जाएगा आपका, ये भी बहुपद हो जाएगा, ये आपका रूट में है ना, इसमें भी आपका सभी क्या है, x का घात धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो वही देखना है। तो आपका ये भी एक बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा,
है ना, और आपका 3x² भी क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ जो है लिखने में, प्रिंट करने में दिक्कत किया है, यहाँ इसको शायद ये लिखना चाह रहा होगा x का घात -1/2, x का घात क्या लिखना चाह रहा है, -1/2। तो इस कंडीशन में जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन सा बहुपद नहीं है, √5x² है, ठीक है, यक्स इसमें जो है यक्स का धनात्मक घात है, धनात्मक पूर्णांक है, इसमें भी है, और उसी तरह से इसमें भी आपका है धनात्मक, इसमें भी धनात्मक है, इसमें भी है, और इसमें लेकिन क्या है, यक्स प्लस 1/x है, तो 1/x को यक्स का घात -1 लिखा जाएगा, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 72 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हाँ x का घात नीचे 1/में में करके लिखा गया, तो ये ऋणात्मक आ जाएगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हाँ x क्या है अंडर रूट में, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसी तरह से तीसरा है x² -2 x का घात -1, तो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये धनात्मक है, यहाँ रूट में ये x नहीं है, बाहर है ना, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, है ना, और प्लस में 1 है, तो यानी 73 का डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें x² ये जो है आपका एक बहुपद है, क्योंकि इसमें कोई भी x का घात ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है या भिन्न नहीं है, है ना, सभी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद होगा। उसी तरह से ये भी एक बहुपद है, x का घात क्या है 3 है, यहाँ x का घात 2 है ना, तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक, तो इसी तरह से ये भी आपका एक बहुपद होगा, लेकिन यहाँ क्या है x का घात ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्न में कौन बहुपद है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद है, आइए इसको देखते हैं। तो x का घात यहाँ 2 है, ये धनात्मक पूर्णांक, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये आपका ऋणात्मक, सॉरी यहाँ जो है पूर्णांक नहीं है, ये क्या आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, क्योंकि √x है, √x है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x का घात 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पूर्णांक नहीं रहा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ भी है x आगे लिखा है, ये 3/2 लिखा है, तो ऐसा नहीं समझे कि x में 3/2 गुना है, ये 3/2 घात लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका इसमें बहुपद नहीं होगा। और उसी तरह से ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का घात यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका क्या आ जाएगा, x का घात 2 धनात्मक पूर्णांक है, x का घात 1 धनात्मक पूर्णांक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल बहुपद का ही प्रश्न दे रखा है, लगातार अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगला है, निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है। तो उसी तरह से इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ जो है x का ये ऋणात्मक घात आ जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है, क्योंकि x का घात यहाँ धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ धनात्मक, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे हैं, √x है और प्लस में 1/√x है ना। तो यहाँ x का 1/2 घात आ जाएगा, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक नहीं रहा, पूर्णांक तो ये नहीं रहा 1/2 है ना, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें भी, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक है, इसमें धनात्मक, मतलब ऐसा दोनों ऑप्शन जो है ये आपका क्या है, बहुपद वाला नहीं है। लेकिन आपका जो है आंसर में शायद बी दे रखा है, जो कि ऑप्शन के अनुसार गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये भी आपका एक बहुपद नहीं है और ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो जब इस टाइप का प्रश्न आपको क्या हो जाए, बोर्ड में मिल जाए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, 100 प्रश्न दिए गए हैं, आप केवल मात्र उसमें 50 प्रश्नों को ही हल करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को स्किप कर जाना है, ठीक ना। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन बहुपद है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद है, यहाँ x का घात 2 पूर्णांक में है ना, यहाँ क्या है धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा, क्योंकि 1/x है, और ये x² -4x √2 है ना। तो ये भी आपका एक बहुपद है, ये भी एक आपका बहुपद है, क्योंकि यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक है x का घात, है ना, यहाँ भी x का घात धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी x का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक ही है ना। यहाँ भी देख रहे हैं कि आप यहाँ भी जो है आपका क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक ही है, और ये आपका एक बहुपद नहीं है ना, ये जो आपका एक बहुपद नहीं है। तो ये प्रश्न में भी क्या है, डाउट है, ये बहुपद हो गया आपका, है ना, ये भी एक बहुपद हो गया, और ये भी क्या है, एक बहुपद हो गया, लेकिन ये बहुपद नहीं है। लेकिन आपका इसमें आंसर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, जो कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप स्किप कर जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पूछा जाता कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाता, क्योंकि तीनों इसमें क्या है, एक बहुपद है। ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न में कहता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 79 नंबर प्रश्न में, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या
कितनी होती है? तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है, तो क्या होगी? 3 होती है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। 80 नंबर में कहता है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होते हैं, यानी कि 80 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक पूछे जा रहे हैं, तो जिसके भी शून्यक पूछे जाए आप क्या कर दें, उसको 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ से x का वैल्यू √3 आ जाएगा, यानी कि +-√3। तो +√3 -√3 ऑप्शन नंबर बी में है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो आप सीधा क्या करें, ऐसा करें कि आप जो है इस सभी का वैल्यू इसमें भर के देख लें, या आपको गुणनखंड करना आता है तो गुणनखंड करके आप इसका वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से निकालेंगे तो x² और प्लस यहाँ पे 2x + x लिख सकते हैं इसको तोड़ करके, और प्लस में 2। गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है? प्रथम पद अंतिम पद को गुना करके और जोड़ या घटा करके बीच वाला पद आपको लाना है, उसके बाद गुणनखंड कर दीजिए। तो x और +2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 बचेगा। यहाँ x + 2 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बच गया? x + 1। यानी x का वैल्यू यदि निकालें, यहाँ दोनों का वैल्यू क्या है? 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक हमें ज्ञात करना है ना। तो x बराबर यहाँ -2, यहाँ x बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि -2 -1 जो है आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में है 4x² - 9 के शून्यक पूछा जा रहा है, तो आप इसका वैल्यू 0 के बराबर करें, और 4x² बराबर क्या आ जाएगा आपका? -9 उधर +9, तो x² बराबर क्या आ जाएगा? 9/4। तो x बराबर क्या आ जाएगा वैल्यू? √9/4, यानी कि +-3/2। तो +-3/2 क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक। बार बार वही प्रश्न है, एक ही टाइप का प्रश्न आगे जा रहा है। x² - 5x + 6 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसी तरह से इसको हल करते हैं। x² यदि हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? -6x और -x और +6 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ प्लस में लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो आपको 2x और +3x में तोड़ना पड़ेगा, -2x और -3x। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 2 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ से x - 2 × x + 3, तो यानी x का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में तो प्लस, यहाँ से x वैल्यू -3 आ जाएगा। तो 2 और -3, तो 2 - 3 जो है आपका किस ऑप्शन में है? सॉरी यहाँ पे एक हम मिस्टेक कर दिए हैं कि यहाँ यदि कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे? कॉमन माइनस आ गया है ना, यहाँ माइनस कॉमन होगा, यहाँ पे तब माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी माइनस में आ गया, तो x बराबर 2 और x बराबर 3, यानी x बराबर 2 और x बराबर 3, यानी 2 शून्य क्या रहा? 2 और 3 निकल के, ऑप्शन नंबर ए में है। तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखते हैं, द्विघात बहुपद x² - 13x + 36 के शून्यक होंगे। तो ठीक उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। x² और 18 दूनी 36 नहीं आएगा इसका गुणनखंड, 16 दूनी 32 नहीं, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 + 4 13, इन इसका तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x² -9x प्लस -4x है ना, और +36। तो ये दोनों को तोड़ दिए तो 36x² का गुणनखंड किए तो 9 और 4 में टूटा, तो 9 और 4 13, दोनों चूंकि ये माइनस में तो दोनों को माइनस में रखेंगे तो जुटेगा। तो x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 9, और माइनस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x - 9 यहाँ से आ जाएगा। तो x बराबर भी यहाँ 9 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 4। तो 9 और 4 2 धनात्मक वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 85 का। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद x² - 2x और -3 के शून्यक हैं। तो वही पूछा जा रहा है, x² - 2x और -3 का शून्यक तो 0 के बराबर कीजिए, है ना। अब इसको तोड़ेंगे तो x² और -3x और प्लस x में यदि तोड़े तो -3x और प्लस x करेंगे तो -2x और -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 3 और प्लस में यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x - 3। यहाँ से 2 शून्य के x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, x + 1 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो 3 और -1 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद x² -√2x प्लस -12 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन से होंगे? तो x² -√2x है और माइनस क्या है? 12 है, ठीक ना। तो इस तरह के शून्यक को निकालने के लिए आप क्या करें? उसी तरह से हल कर लेना है। x² और -12 है, दोनों गुना कीजिए, क्या आ जाएगा? 12 x² आ जाएगा, इसका गुणनखंड कर दिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 x² है ना, x गुने x। हमको √2 लेके आना है, तो यदि हम यहाँ एक 2 को √2 गुने √2 लिख दें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, गुना 2 गुने 3। अब √2 लाना है तो यहाँ से ऐसा करते हैं, 3 √2 और 2 √2x लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी x²
और माइनस 3√2x प्लस में 2√2x माइनस में क्या हो जाएगा 12 बराबर में वैल्यू 0 के। यहाँ माइनस 3√2 में से प्लस 2√2x हो जाएगा तो माइनस 2√x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3√2 बचेगा और यहाँ से प्लस में 2√2 आपका यहाँ से सीधा कॉमन हो जाने वाला है ना, तो यहाँ से x बचेगा। यहाँ से 2√2 जब कॉमन हो जाएगा तो 2√2 कॉमन हो गया तो क्या बच गया 3√2। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया 3 दूनी 6 या 2 दूनी 2√2 का रूट तो 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 3√2 है तो प्लस 3√2 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 2√2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका इसमें सही आंसर 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न में क्या है 4x² और प्लस 5√2x माइनस 3 का शून्य कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसको भी हल करते हैं तो इन दोनों को गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4 तिहाई 12 है ना, 12x² आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 है ना, तिहाई 12, तो इसको तोड़ेंगे तो √2 और √2 अगुने 2 अगुने 3 है ना, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ प्लस क्या लाना है 5√2 लाना है। यदि हम इसको तोड़ें 3 दूनी 6 और √2 लिखे है ना, तो मतलब 6√2 में से यदि हम √2 माइनस करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ साथ में x रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखते हैं 4x² और प्लस 6√2x है ना, और माइनस √2x और माइनस 3 बराबर में 0। तो यहाँ से अब जो है देख रहे हैं कि 2√2 यहाँ से शायद कॉमन हो जाएगा, तो 2√2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2x² बचेगा। सॉरी, यहाँ x भी है तो यहाँ x भी कॉमन ले लें तो बेहतर होगा। तो 2 दूनी 4√2 बचेगा है ना, √2x बचेगा। 2√2x है ना, कॉमन ले लिए तो 2√2 अगुने √2, तो 2 दूनी 4x² यहाँ आ गया, सही कॉमन लिए हैं। और प्लस में यहाँ से 2√2 निकल जाएगा तो यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 दूनी 6√2 हो गया। ठीक है, और माइनस में यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 कॉमन होगा, क्या हो जाएगा √2x माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस 3 बचेगा बराबर में 0। तो √2x और प्लस 3 बचा है अंदर में जो कि दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2√2x और माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3/√2 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस -1 है तो उधर प्लस 1 हो जाएगा, अब बटे में 2√2। तो आप ये ऑप्शन मिला लें कि इसमें है। तो आपका पहला जो है इसमें मिल रहा है -3/√2, तो यहाँ 1/√2 है। तो ये जो है आपका गलत लिख दिया है, यहाँ शायद आपका लिखा जाना चाहिए था √2। ठीक है ना, तो ये जो है मिस प्रिंट किया है, 1/2√2 होना चाहिए। तो इस तरह का यदि आपका आंसर आ रहा हो है ना, और आपका ऑप्शन में न मिल रहा हो तो इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप कर जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो 88 का यदि देखें तो यहाँ यदि 2√2 होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाने वाला था, है ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में प्रिंट नहीं किया था। ठीक ना, चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। x² है, अब प्लस में हम x प्लस x लिख सकते हैं, प्लस 1 बराबर 0, तो x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो 1x प्लस 1 यानी x बराबर -1 और यहाँ भी -1, मतलब दोनों शून्यक -1 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 89 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए, और x² प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2, यानी दोनों शून्यक जो है -2 आने वाला है, क्योंकि ये भी +2 में है और यहाँ भी +2 है। ठीक है, तो -2 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 90 का। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिघात बहुपद x³ और -x² का शून्यक केवल है, तो इसका शून्यक केवल क्या हो सकता है, आप सबका वैल्यू भर दीजिए। यहाँ पे यदि 0 भरते हैं तो 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ 0 आ जाएगा, पहला भी संतुष्ट कर रहा है। 1 तो यहाँ 1 भरते हैं तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 रहेगा, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगा। और 2 भरेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 0 1 दोनों है, तो डी जो है आपका इसमें 0 1 दोनों होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सेंस हो जाएगा 91 का 92 नंबर प्रश्न में है बहुपद ax प्लस b का शून्यक है, तो ax प्लस b का शून्यक पूछा रहा है, 0 के बराबर कर दीजिए। तो ax बराबर क्या हो जाएगा -b, तो x बराबर -b/a
ए होगा, तो माइनस बी बटे ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न कहता है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक होगा। तो आप डायरेक्ट इस सभी प्रश्नों का सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन का आप वैल्यू भर लें, और जो वैल्यू भरने के बाद इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर वही सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहला भर के देखते हैं। तो 3x स्क्वायर यहाँ 3 है ना, 3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 3 5 माइनस 15 प्लस यहाँ पे 6, तो 9 6 15 से 15 गया 0, मतलब पहला ऑप्शन ही संतुष्ट कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सीधा सा निकाल लेना है, ठीक है, हल करने का कोई जरूरत नहीं है। यदि त्रिघात बहुपद देता तो शायद हल करना पड़ता, तब भी हल नहीं करना पड़ता, वैल्यू भरते तो आपका आंसर आ जाता। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस माइनस 42 का एक शून्यक जो है -2 दे रखा है, तो के का मान पूछ रहा था। एक शून्यक -2 दे रखा है तो इसमें -2 भरें, तो एक्स के स्थान पे -2 भरेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस यहाँ क्या है, के एक्स है, तो माइनस के एक्स यानी कि माइनस के गुने -2 करेंगे, है ना, तो माइनस माइनस प्लस के 2 के हो जाएगा, और माइनस क्या होगा 42 बराबर में 0, क्योंकि एक शून्यक दिया गया है ये, ठीक है ना। तो 42 2 के ये 4 माइनस 42 होगा तो कितना हो जाएगा, -38 बचेगा बराबर में 0, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, +38, तो 2 से कट जाएगा 19 दूनी 38, के जो है के का वैल्यू 19 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 में कहता है यम के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर और -x और -2m + 2 का एक शून्यक है। तो यम का मान हमें यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए भरते हैं। यहाँ पे ये जो है दिए गए बहुपद का क्या है, -4 एक शून्यक है। बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर -x और -2m + 2 दिया गया है, जिसका शून्यक क्या दे रखा है, -4 दे रखा है। तो यहाँ से हम का मान निकल जाएगा, जहाँ जाए x है वहाँ पे ये शून्यक का वैल्यू भर दीजिए, ये बराबर वैल्यू 0 हो जाएगा। तो क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर और -4, ठीक है ना, यहाँ पे फिर माइनस है 2m + 2 है बराबर 0, तो -4 का स्क्वायर 16 और माइनस +4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2m और ये माइनस गुना होगा तो -2 बराबर 0, तो 16 4 20, अब 20 और -2 यानी कि 18 यहाँ लिख दें हम, और -2m बराबर क्या 0, यानी कि 2m बराबर क्या आ गया 18, तो 2 कट जाएगा, 2 9 18, m का वैल्यू क्या आ गया 9 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी में है 9, तो आपका 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुपद के एक्स स्क्वायर + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो के एक्स स्क्वायर है + 3x + k का एक शून्यक क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसका k का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ जो शून्यक दे रखा है उसमें x का वैल्यू भर दीजिए वहाँ उसको, तो k तो शून्यक क्या है 2 है, तो x के स्थान पे 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुने 2 और प्लस k बराबर क्या 0, तो 2 दूनी 4 के हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी 6 और प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0, तो k अब 4k है ना, k और 4k क्या हो जाएगा 5k बराबर -6 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो k बराबर बार कुछ ले गए तो माइनस में, तो k बराबर -6/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। 97 में कहता है द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर के -1 एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स + 1 है का एक शून्यक -4 है, तो के का मान पूछ रहा है। तो के -1 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे -4 भर दीजिए, क्योंकि ये इसका एक शून्यक है, और प्लस में के एक्स, तो के एक्स के स्थान पे फिर -4 भर दीजिए, प्लस में 1 बराबर 0, तो के का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ भरिए -4 चुके 16 हो जाएगा, तो 16 और गुने के, तो 16 के और -16 एकम 16 -16, और ये तो खत्म हो गया, इसको गुना कर दिए। अब प्लस ये है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, तो -4k है ना, और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 16 में से 4 घट गया तो कितना आ जाएगा 12k आ जाएगा, और 16 माइनस में ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा -15 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा इधर जा करके, यानी कि 15/12, तो 3 × 5 = 15 है ना, और 3 चौके 12, यानी 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का, ठीक है। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर + a + 1 × x और प्लस b के दो शून्यक जो है -2 और -3 है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालना था। ये पहले -2 को भरते हैं, उसके बाद -3 को भरते हैं, तो 2 को समीकरण यहाँ पे बनेगा, तो -2 भरेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस a + 1 × -2 +
बी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये -2 गुने ए कीजिएगा तो -2 है, या -2 गुने 1 कीजिएगा तो -2 और प्लस में बी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ये -2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2a और प्लस बी बचा, और ये 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि पहला समीकरण जो है -2a प्लस बी बराबर क्या बचा -2, है ना। अब 3 भरते हैं इसमें, क्योंकि 3 भी है इसका क्या है एक शून्यक है, यानी कि x² और प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में b, है ना, बराबर 0। यहाँ 3 भरेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में a प्लस 1 इंटू एक्स, यानी कि गुने में 3 करेंगे क्योंकि ये शून्यक है, और प्लस में b बराबर 0, समझ रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 गुने a तो 3 है, और प्लस 3 गुने 1 तो 3, और प्लस में b बराबर क्या 0, यानी कि 3a प्लस b बराबर 9। यहाँ 3 क्या है प्लस में 9, 3 क्या हो जाएगा 12, बराबर में इधर प्लस 12 उधर जाएगा तो -12। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। पहला समीकरण क्या है -2a और प्लस b और बराबर -2 है, चूँकि ये मिल रहा है तो घटा दें, तो ये चिन्ह माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस सीधे प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। 3 और 2 क्या हो गया 5 आ गया यहाँ पे, है ना। 3 और 2 5 जुट गया, ये 12 है, ये -12, ये क्या है +2 है ना। तो बराबर में -12 + 2 क्या हो जाएगा -10, यानी a बराबर क्या आ गया -2 आ गया। अब इस -2 को हम किसी एक समीकरण में भर देते हैं वैल्यू, तो -2a है ना पहला समीकरण, -2a प्लस b बराबर -2 है, -2a प्लस b बराबर -2 है। a का वैल्यू क्या है -2, तो -2 गुने -2 और प्लस b बराबर -2 है, तो -2 करेगा तो 4 आ जाएगा, और प्लस में b बराबर क्या आ जाएगा -2, तो यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा -2, ये +4 उधर जाएगा तो -4, यानी कि -2 -4 -6 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गया a बराबर -2 और b बराबर -6, है ना। तो a बराबर -2 b बराबर -6 ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा 98 का। ठीक है, अगला है 99 नंबर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद होगा, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो है योग तथा गुणनफल 2 और -15 दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है 2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -15 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो x² तो यहाँ रहेगा, और माइनस में अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 है, तो 2x यहाँ लिख दें माइनस में, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है -15 है, तो ये -15 लिख दें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, x² - 2x - 15 यानी 98 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग इतना दे रखा है ना, फिर वापस दे रखा है वही एक प्रश्न उसी टाइप का, x प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा, है ना। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग 5 दे रखा, तो मान लेते 2 शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसके शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा 5 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो बहुपद क्या हो जाएगा x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5x और 7 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि +7 हो जाएगा। तो x² - 5x + 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो ये मॉडल सेट 3 गणित के मॉडल सेट 3 के 100 प्रश्नों का हल हम कर चुके हैं, और 3 तक जो कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक कोई भी वीडियो छोड़ा है तो उस वीडियो को जा करके देख ले, आपके एग्जाम के लिए ये सारे वीडियो उपयोगी हैं, है ना। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अवश्य जाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।